जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं MPPSC मेंस पेपर 4 एथिक्स यानी नीति शास्त्र की, जिसमें हम लोग बात करेंगे अभिक्षमता या अभिरुचि, जिसे अंग्रेजी में यदि बात करें तो एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं दो मनोवैज्ञानिकों के आधार पर कि अभिक्षमता क्या होती है या अभिरुचि क्या होती है। तो सबसे पहले यदि बात करें फ्रीमैन के अनुसार, तो उन्होंने कहा था कि अभिक्षमता का तात्पर्य गुणों तथा विशेषताओं के एक ऐसे संयोग से है जिससे विशिष्ट ज्ञान तथा संगठित अनुक्रियाओं के कौशल, जैसे यदि बात करें तो किसी भाषा को बोलने की क्षमता हो, यांत्रिक कार्य करने की क्षमता हो आदि का पता लगाने में किया जाता है। तो फ्रीमैन ने कहा था, इसमें देखिए दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा था कि गुण और विशेषताएं, इनका यदि संयोग कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो जिससे होगा क्या कि एक विशिष्ट ज्ञान और जो संगठित अनुक्रियाएं हैं उनके जो कौशल हैं, जैसे कि किसी भाषा को बोलने की बात उन्होंने कही, यांत्रिक कार्य को करने की बात कही, और भी ऐसे बहुत सारे गुण हैं जिनके बारे में कार्य किया जा सकता है। तो फ्रीमैन ने अपनी परिभाषा में इस प्रकार से बताया। दूसरे बिंघम के अनुसार यदि बात करें तो उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को यदि प्रशिक्षण दे दिया जाए और उसके पश्चात उसका जो ज्ञान है और दक्षता है या उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनकी जो सीखने की योग्यता है वो बढ़ जाती है। तो कैसा कहा उन्होंने परिभाषा में, एक बार देख लेते हैं। तो अभिक्षमता किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। तो एक योग्यता है, जब आप प्रशिक्षण कर लेंगे तो उसके बाद जो ज्ञान, जो दक्षता आप हासिल करेंगे, वही बिंघम के अनुसार अभिक्षमता कहलाएगी। तो इस प्रकार उन्होंने अभिक्षमता को, अभिरुचि को बताया है। इसके बाद देख लेते हैं और क्या हो सकता है अभिक्षमता में। तो अभिक्षमता होती क्या है कि किसी व्यक्ति के अंदर छुपी हुई प्रतिभा होती है, जैसे हिडन टैलेंट किसी व्यक्ति के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाना गाना जानता है, उसके अंदर छुपी प्रतिभा है, पर उसे माहौल नहीं मिल पाता, एक अच्छा प्रशिक्षक नहीं मिल पाने की वजह से वह अपने जो उसका जो टैलेंट है, उसकी जो प्रतिभा है, उसको बाहर नहीं निकाल पाता। तो व्यक्ति के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा होती है उसे अभिक्षमता के रूप में जाना जाता है। दूसरा यदि बात करें कि व्यक्ति की विशेषताओं का संयोजन, जैसे फ्रीमैन ने कहा था कि व्यक्ति के गुणों और विशेषताओं का संयोग, तो उसी प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्ति की विशेषताओं का संयोजन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अभिक्षमता के रूप में जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को उचित वातावरण मिल जाए और सही समय पर प्रशिक्षण मिल जाए, जैसा कि बिंघम ने कहा था, तो वो व्यक्ति जो है एक अपनी नई अभिक्षमता को विकसित कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा देखें कौशल सीखने में रुचि। होता क्या है कि अभिक्षमता जब आप में रुचि होती है तो आप नए नए कामों को सीखने में अपनी रुचि दिखाते हैं और कार्य को अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं। तो इस प्रकार कौशल सीखने की रुचि हो जाएगी। और यदि बात करें तो प्रशिक्षण के माध्यम से दक्षता में इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। ठीक है। यदि प्रशिक्षण दिया जाए किसी व्यक्ति को तो वो अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकता है। जैसे इसमें एक उदाहरण की बात कर लें कि सचिन तेंदुलकर की एक कहानी थी। इस तरीके से देखते हैं कि वो जब शुरू में गए थे क्रिकेट खेलने के लिए तो वो बॉलिंग किया करते थे। तो उनके कोच ने उनकी जो अभिक्षमता है उसको पहचाना और उन्होंने उनको कहा कि आप छोटे हो, आप बॉलिंग में सक्सेस नहीं हो सकते हो, तो आप ऐसा करिए कि आप बैटिंग कीजिए। तो उसके बाद उनको प्रशिक्षण दिया गया, उनके गुरु ने उनको प्रशिक्षित किया और बाद में उनकी दक्षता में बढ़ोतरी हुई और आज आप सभी लोग जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा नाम है। तो इस तरीके से प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। यही जब आप लोक सेवक बनेंगे, आगे चल के जब आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा तो आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में समाज में अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि बात करें कि ये जन्मजात और अर्जित क्षमता के रूप में भी देखी गई हैं। बहुत सारी अभिक्षमताएं ऐसी होती हैं जो पैतृक भी होती हैं, जो पुराने समय से पैतृक चली आती हैं। ठीक है, वो जन्मजात भी कही जा सकती हैं। और अर्जित क्षमताओं की बात करें तो वही प्रशिक्षण के माध्यम से या परिवेश में रहकर, समाज में रहकर आप आसानी से उसको सीख सकते हैं। तो इस तरीके से अभिक्षमता को आपने जाना कि किस प्रकार से होती है। ठीक है, अभिक्षमता और अभिरुचि दोनों एक ही है। आप सिलेबस में देखेंगे तो उसमें अभिरुचि और क्षमता लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अभिरुचि और अभिक्षमता एक ही है, इसे ध्यान रखें।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि विशेषताएं क्या होंगी। तो मनोवैज्ञानिक विंघम के अनुसार कुछ विशेषताएं इसकी हैं, जिसे देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि व्यक्ति के गुणों का समुच्चय है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जो गुण होंगे, जो विशेषताएं होंगी, जैसे फ्रीमैन ने बताया था, उन सभी के समुच्चय के रूप में अभिक्षमताएं आपकी कार्य करेंगी और आपके अंदर हिडन टैलेंट के रूप में जो जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उस तरीके से आपके व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे पहली विशेषता के रूप में लिख सकते हैं कि व्यक्ति के गुणों का समुच्चय हो जाएगा। भविष्य की क्षमताओं की ओर इंगित करता है। ठीक है, इसमें होगा क्या कि आप यदि टैलेंटेड हैं तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये छोटे से, मान लीजिए कि एक बच्चा छोटा है और आप उसे देखते हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं कि ये आगे चलकर कुछ अच्छा कर सकता है। जैसे बोलते हैं कि 10th या 11th में लड़के ने मैथ्स लिया और उसके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो कहते हैं कि चलो आगे चलकर ये लड़का अच्छा इंजीनियर बनेगा, आईआईटी क्वालिफाई करेगा। तो इस तरीके से भविष्य की क्षमताओं की ओर इंगित करती है क्या, आपकी अभिक्षमताएं। तो ये विशेषता हो जाएगी। और इसमें कहा भी जाता है कि होनहार विद्वान के हो चीकने पात। तो शुरुआत में ही बच्चे का भविष्य दिखाई दे जाता है और उस ओर ये इंगित करता है। तो अभिक्षमता को आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। जन्मजात एवं अर्जित क्षमता, इन दोनों में काफ़ी संबंध होता है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि ये पैतृक भी हो सकती हैं और इसे प्रशिक्षण के माध्यम से आगे सीखा भी जा सकता है। इसके बाद बात करें कि अभिक्षमता का रुचि, योग्यता एवं संतुष्टि से घनिष्ठ संबंध होता है। तो अभिक्षमता में यदि रुचि की बात करें तो एक व्यक्ति की रुचि होती है कि वो फुटबॉल खेलना चाहता है, परंतु उसमें योग्यता नहीं होती कि वो फुटबॉल खेल सके, और ऐसे में होगा कि उस व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इन तीनों में क्या हो जाएगा, आपस में घनिष्ठ संबंध दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए और आसानी से आप इसे समझ भी जाएंगे। सीखने की दुविधा की यदि बात करें तो प्रशिक्षण के माध्यम से इसको सीखा जा सकता है। दुविधा कैसे, जैसे आप मान लीजिए सिविल सर्विसेज की तैयारी ही कर रहे हैं और आपको मैथ्स आपको काफ़ी हार्ड लगती है, पर यदि आपको प्रशिक्षण दिया जाए तो 1 से 2 महीने में आप मैथ्स के जो सीसेट में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दुविधा होगी पर आप उसे आसानी से सीख पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अभिक्षमता परीक्षण किस प्रकार किया जाएगा। तो इसमें होगा कि जो सीखने की क्षमता है उसका परीक्षण किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि बात करें तो डैट एक होता है जिसमें कि डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है और शिक्षण संस्थाओं के लिए होता है, जैसे बीएड वगैरह के जो टेस्ट होते हैं। ठीक है, डीएड हो गया आपका, इस तरह से बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो कराए जाते हैं। क्षेत्र विशेष की यदि बात करें तो जैसे आईएएस पीसीएस में सीसेट होता है, मैट होता है मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, कैट होता है जो आप देखने मैनेजमेंट के लिए टेस्ट होता है। तो इस तरीके से अभिक्षमता परीक्षण के लिए भी टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारे टॉपिक में लिखा हुआ है, 2 हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि लोक सेवा हेतु तो आधारभूत क्षमता या योग्यताएं क्या होनी चाहिए एक लोक सेवक में। ठीक है, तो वो देख लेते हैं लोक सेवा के लिए आधारभूत क्षमता या योग्यताएं। सबसे पहले यदि बात करें तो दाहिने हाथ की तरफ देखेंगे तो भाषा पर सूक्ष्म पकड़ होनी चाहिए। कोई व्यक्ति है उसमें चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे लोकल लैंग्वेज हो, यदि आप अधिकारी बन जाते हैं तो आप में उस भाषा की सूक्ष्म पकड़ होनी चाहिए। यदि आप राज्य स्तर पर हैं तो आपको राज्य की भाषा आसानी से आनी चाहिए ताकि आप लोगों से सही संवाद स्थापित कर पाएँ। ठीक है, इसके अलावा संचार तथा संप्रेषण का कौशल होना चाहिए। ठीक है, जिसमें होता क्या है, जब आप टेस्ट दें सीसेट का तो उसमें संचार एवं संप्रेषण का कौशल के माध्यम से उसमें कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और आपको उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा निर्णयन व समस्या समाधान की क्षमता आप में होनी चाहिए। ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग की बात की जाती है वो आप में होनी चाहिए, क्योंकि सीसेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको निर्णयन और समस्या समाधान की बात की जाती है। ठीक है, तो एक लोक सेवक में ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए, ये योग्यताएं होनी चाहिए। इसके अलावा वैश्विक घटनाओं की समझ की यदि बात करें तो वैश्विक घटनाओं की समझ के लिए आप देखेंगे तो टेस्ट में आपसे बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपकी योग्यता का आकलन कर लिया जाता है। इसके साथ साथ देखें तो उच्च तार्किक क्षमता की बात,
तो इसमें जो रीजनिंग एबिलिटी और जो लॉजिकल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपकी इसी योग्यता के परीक्षण के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें तो कर्मचारियों का प्रबंधन, तो इसमें बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन वाले आप देखें, वेन आरेख वाले जो टेस्ट लिए जाते हैं वो प्रबंधन की ही बात उसमें की जाती है। ठीक है, तो कर्मचारियों का प्रबंधन आपको आना चाहिए, योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए तो गणितीय व आंकड़ों को समझने की क्षमता, वही वेन डायग्राम और आरेख से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उससे आपकी जो क्षमता है, आपकी योग्यता है, उसको परखा जाता है। तो इस तरीके से लोक सेवा हेतु आधारभूत क्षमता और योग्यताओं को यदि डायरेक्ट पूछा जाता है कि अभिक्षमता क्या है एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत क्षमता एवं योग्यताओं को समझाइए या उनके विषय में वर्णन कीजिए, तो आप 6 से 7 पॉइंट में इस तरीके से लिख के एक पेज में 1.5 पेज का आपका आंसर होगा 150 शब्दों में, तो आप इसे आसानी से लिख पाएंगे। तो इसी तरीके से आज हमारा ये जो लेक्चर था वो हमने लिया था अभिक्षमता और अभिरुचि। इसी तरीके से जो भी इसके पॉइंट्स बचे हुए हैं वो हम धीरे धीरे कवर करने का प्रयास करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और जिन लोगों को आवश्यकता है उन्हें शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।